नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हां दोस्तों, आज यानी कि 28 मार्च 2024 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ है उस पर हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आज के सेगमेंट के सबसे पहले कंटेंट की बात करें तो हमारी जो पहली न्यूज़ है उसमें राजेंद्र डोभाल जी को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है उत्तराखंड की तरफ से। ठीक है, उत्तराखंड चैप्टर जो है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरी बात करेंगे तो उत्तराखंड में जो है थर्मल पावर प्लांट के लिए जो केंद्र सरकार से मांग की गई थी उस पर जो है अभी ग्रीन या हरी झंडी हमें नहीं मिल पा रही, इस वजह से जो है ये न्यूज़ चर्चा में इस पर बात करने वाले हैं। 16वें वित्त आयोग से उत्तराखंड सरकार की जो है ग्रीन बोनस की मांग चल रही है। अब ये 16वां वित्त आयोग क्या है और ग्रीन बोनस किसे कहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी की जो दर है वो 6.8% रहने वाली है। और इससे पहले अगर आप कल यानी कि 27 मार्च की जो है एक बार वीडियो को देखोगे तो उसमें भी मैंने S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर जो है उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो इंडिया का ग्रोथ रेट रहने वाला है वो भी 6.8 बताया था। उसको भी आप लोग जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा। शेयर बाजार में T+0, ठीक है, ये एक सेटलमेंट सिस्टम है। T+0 क्या है, T+1 क्या है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ में हिमालयी राज्यों में तेजी से जो है सूख रहे हैं टेक्सास के ट्रीज। अब ये टेक्सास ट्रीज किस काम आता है, टेक्सास की क्या विशेषताएं हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो है देश के भीतर सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर्ज की गई है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दर्ज की गई है, इस पे बात करने वाले हैं। साथ में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के नए जो है अध्यक्ष बन चुके हैं यहाँ पर पवन जो दावुलूरी हैं, तो पवन दावुलूरी जी के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। और लास्ट में बात करें तो आईपीएल के इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद ने कल एक नया इतिहास जो है शामिल कर दिया है, जिसमें आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली टीम बन चुके हैं हैदराबाद, सनराइजर्स हैदराबाद। तो इस पूरे जो है टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर, जो कि है राजेंद्र डोभाल जी को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए उत्तराखंड विंग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि NASI उत्तराखंड के चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है। उत्तराखंड के विज्ञान के विभिन्न विषयों के तमाम शोधकर्ताओं को जो है इससे अधिक फायदा मिलेगा, ऐसी यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, जिसके बाद जो है ये न्यूज़ चर्चा का विषय बनी हुई है। साथ में जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है वो भारत सरकार की शोध संस्थाओं में यानी कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में अन्य विभाग या डिपार्टमेंट्स में वैज्ञानिकों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए जो है कार्य करने वाली एक संस्था है। साथ में मैं आपको ये भी क्लियर करा दूं कि जहां एक और राजेंद्र डोभाल जी को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया के उत्तराखंड चैप्टर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर IIT रुड़की के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की जो प्रोफेसर रंजना पठानिया हैं, इनको जो है NASI का सचिव जो है नियुक्त यहाँ पर किया गया है। इस वजह से ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में रह जाती है। साथ में हम लोग बात करें जो उत्तराखंड चैप्टर है, इसमें एडवाइजरी बोर्ड में जो है वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान की गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन डॉक्टर तलत अहमद जी, वाडिया इंस्टीट्यूशन के ही निदेशक डॉक्टर कालाचंद साई जी और NRHA के डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर प्रकाश जी, और साथ में जो हैं SHRU के सलाहकार चंद्रशेखर नौटियाल समेत जो है 6 अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। और उन सब की अध्यक्षता जो है यहाँ पर करने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी। डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी के बारे में आप लोगों ने जो है इससे पहले भी जानकारी ली है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें उत्तराखंड में तो जो उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध जो नागरिक सम्मान है उत्तराखंड रत्न और उत्तराखंड जो गौरव सम्मान है, दोनों से सम्मानित किया जा चुका है राजेंद्र डोभाल जी को। और इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ यूथ सिल्वर अवार्ड से भी जो है डोभाल जी को यहाँ पर सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए ये खबर जो है चर्चा में रहती है। थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें इसके विस्तार की, तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जो है भारत का, इसकी शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो 1935 में भारत में जो है विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए और मानवता और राष्ट्रीय कल्याण के लिए जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, वैज्ञानिक ज्ञान को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई थी। और प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम जो है NISI यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस, ठीक है, जो हमारे पास में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान है संस्थान, इसके नाम से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इनकी जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी चंद्रमा शाह, ठीक है, वर्ष
2020 में आप जानते हैं कि चंद्रिमा शाह को अध्यक्ष बनाया गया था और वर्तमान में 2023 से इसकी कमान जो संभाली हुई है वो है आशुतोष शर्मा जी। साथ में जो है जनवरी 1968 में भारत सरकार की ओर से अंतरराष्ट्रीय विज्ञान परिषद में भारत के अनुयायी संगठन के रूप में जो है इसको यानी कि INSA को जो है शामिल किया गया था। इसके बारे में आप लोग जो है जानकारी रख सकते हैं। वहीं यदि हम लोग बात करें कि उत्तराखंड रत्न क्या है, जैसा कि मैंने कहा कि डॉक्टर डोभाल जी को उत्तराखंड रत्न सम्मान भी मिल चुका है। उत्तराखंड जो है गौरव सम्मान, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूं, इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी। उत्तराखंड रत्न जो है वो उत्तराखंड गौरव सम्मान के साथ जो है उत्तराखंड राज्य के 2 सबसे बड़े जो सिविल अवार्ड से नागरिक सम्मान है, नागरिक पुरस्कारों में से एक माना गया है और ये मानव के जो है प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए असाधारण उत्कृष्ट योगदान के लिए किसी व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के द्वारा वर्ष 2016 में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस यानी कि 9 नवंबर 2016 को जो है इसकी शुरुआत की गई थी 16वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। और ये जो है उत्तराखंड रत्न सम्मान जो है वो उत्तराखंड के व्यक्तियों का सबसे बड़ा जो है क्या है, एक नागरिक सम्मान है। अब यदि हम लोग बात करें आज की दूसरी अहम न्यूज़ पर, तो इसमें जो है उत्तराखंड के थर्मल पावर प्लांट को केंद्र की हरी झंडी मिलने का अभी भी जो है इंतजार किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि जो कोल ब्लॉक आवंटित क्षेत्र है उसको जो है उत्तराखंड में थर्मल पावर प्लांट बनाने की जो है क्या दी जाए, अनुमति दी जाए। हालांकि इस बात को आप लोग याद रखना कि जो थर्मल पावर प्लांट बनेगा उत्तराखंड में वो उत्तराखंड में स्थापित नहीं होगा। इसके लिए जो है चयनित अगर हम लोग प्रदेशों की बात करें तो या तो ये झारखंड में या उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में किसी एक जगह पर लगाया जाएगा और उससे जो है थर्मल पावर प्लांट जो है उसको उत्तराखंड के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसकी स्थापना जो है उत्तराखंड के भीतर नहीं होने वाली है। यदि हम लोग विस्तार में चर्चा करें तो उत्तराखंड ने अपने पहले थर्मल पावर प्लांट के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड की ओर से जो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्रालय है इससे कोल ब्लॉक आवंटन की मांग लगातार की जा रही है, जिस पर अभी भी मंजूरी आना जो है वो बाकी है। ये जो कोल ब्लॉक है जैसा मैंने कहा ये या तो झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं एक जगह पर लगेगा। और इस संयंत्र की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है उसमें यह है कि इसमें लगभग जो है 1000 मेगावाट का संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा और ये माना गया है कि उत्तराखंड में पूरे वर्ष भर के लिए जो है बिजली उत्पन्न करने में एक सहायक भूमिका निभाने वाला है। साथ में यदि बात करें तो उत्तराखंड में जो है 1000 मेगावाट के इस पिट हेड थर्मल पावर प्लांट के लिए लगभग 125 मिलियन टन भंडारण की क्षमता का जो है कोल ब्लॉक प्राथमिकता पर आवंटित करने की उत्तराखंड के द्वारा मांग की जा रही है। और उत्तराखंड में जो है उत्पादन में लगभग 30 से 40% जो है इसका योगदान रहेगा। मतलब अभी हम लोग अगर विद्युत की मांग करें तो मात्र जो है 30 से 40% उत्तराखंड में विद्युत की मांग। और जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे बताया था कि उत्तराखंड जो है केंद्र सरकार और अन्य राज्यों से जो है लगभग 12% बिजली जो है वो मुफ्त जो है प्राप्त करता है। ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखा जाए तो जो UJVNL है और जो THDC है इन दोनों के द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में जो है इस प्लांट को जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा और यहाँ पर जो है जिम्मेदारी सौंप दी गई है UJVNL और जो है THDC को, जिसके अंतर्गत ये जो है यहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा। अब यदि हम लोग भारतवर्ष के भीतर थोड़ा सा थर्मल प्लांट पावर की बात करें तो जो थर्मल पावर प्लांट है जिसे कि दहन वहन प्लांट के नाम से भी जान सकते हैं, ये एक प्रकार का पावर स्टेशन होता है जिसमें जो ताप ऊर्जा है यानी कि जो थर्मल एनर्जी है ये जो है विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ताप ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट होने की जो व्यवस्था है उसी को हम लोग थर्मल पावर प्लांट के नाम से जान सकेंगे। और ये जो यहाँ पर कन्वर्ट किया जा रहा है ये या तो पनबिजली के तहत, तापीय बिजली, तापीय जो है घटकों के तहत, तापीय में आता है जीवाश्म ईंधन, परमाणु ईंधन, ठीक है, ये सारे शामिल होते हैं तापीय में। इसके अलावा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने में जो है मदद करेगा थर्मल पावर प्लांट। भारत में यदि बात करें तो भारत में ताप विद्युत संयंत्रों के प्रकार में मुख्य रूप से जो है कोयला, गैस और जो है डीजल तथा प्राकृतिक गैस शामिल होती है। और भारत में जो थर्मल पावर प्लांट है ये देश में बिजली उत्पादन में लगभग 71% से भी अधिक जो है योगदान यहाँ पर देता है। वहीं यदि बात करें कि ये जो पावर प्लांट है यहाँ पर ये लगभग जो है 2,21,802.59 मेगावाट की कुल क्षमता में जो है योगदान करने में जो है भूमिका निभाते हैं, जो भी भारत देश के भीतर थर्मल पावर प्लांट्स है।
अब यदि हम लोग एक क्विक रिवीजन करते हुए चलें तो भारत में कहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं, तो इनमें हम लोग एक बार इस लिस्ट को देख लेते हैं। आप इसको एक बार जो है देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जो है जैसे मुंडा थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये मुंडा यानी कि गुजरात के पास में स्थित है, ठीक है, अडानी कंपनीज के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो है मुंडा अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट वंस अगेन मुंडा में ही होगा। इसके अलावा ट्रॉम्बे थर्मल पावर प्लांट जो कि बॉम्बे महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे जो है महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसके अलावा जो है इसार पावर जो थर्मल प्रोजेक्ट है गुजरात में, ठीक है, जामनगर गुजरात में सिचुएटेड है। अक्री मोटा जो थर्मल पावर प्लांट है ये जो है गुजरात कच्छ में मौजूद है। सिक्का थर्मल पावर प्लांट जो है ये भी जामनगर गुजरात में जो है स्थापित है। इसके अलावा बात करें तो जो दनाऊ थर्मल पावर प्लांट है ये दनाऊ में यानी कि महाराष्ट्र में है, ठीक है, रिलायंस कंपनी के द्वारा इसको जो है चलाया जा रहा है। वहीं यदि बात करें तो नॉर्थ चेन्नई थर्मल पावर प्लांट, जैसा कि नाम में ही चेन्नई है तो ये चेन्नई जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसके अलावा हिंदुजा जो थर्मल पावर प्लांट है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। IL&FS कुडलोर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये जो है ये पुडुपत्तिनम यानी कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। NTPL की बात करें तो NTPL जो है ये टूटीकोरिन यानी कि जो है तमिलनाडु में शामिल है। और तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट स्टेशन, जैसा कि नाम में ही तूतीकोरिन है, तमिलनाडु में मौजूद है। उडुपी थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो ये कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर स्थापित है। इसके अतिरिक्त बात करें तो इसमें आता है वेलूर थर्मल पावर प्लांट जो कि वेलूर में यानी कि तमिलनाडु के पास में लोकेटेड है। इसके अलावा श्री दामोदरम संजीव्या जो है पावर प्लांट ये जो है कृष्णापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश में मौजूद है। जो है आता है सिमाद्री पावर प्लांट, तो सिमाद्री पावर प्लांट की बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो है मौजूद है। इसके अलावा हम लोग जो है कुछ अन्य देखें तो इसमें जैसे औरैया आता है, औरैया जो है ये दिबियापुर उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार से बदरपुर जो है ये बदरपुर यानी कि NCT जो है दिल्ली यहाँ पर मौजूद है। अनपरा की बात करें तो अनपरा जो है अनपरा यानी कि उत्तर प्रदेश में। अंता थर्मल पावर प्लांट ये अंता में यानी कि राजस्थान में है। अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश में जो है चचाई हिल्स जो है चचाई के पास में ये मौजूद है। इसी प्रकार से जो है बैरूनी की बात करें तो बैरूनी बिहार में है, ठीक है। बारसिंगसर जो है लिग्नाइट की बात करें तो ये भी जो है बारसिंगसर लिग्नाइट जो है राजस्थान में है। बेलेरी की बात करें तो ये जो है कोडाटिनी कर्नाटक के पास में है। भुसावल की बात करें तो दीपनगर जो है महाराष्ट्र में ये लोकेटेड है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, बोकारो यानी कि झारखंड में मौजूद है। इसी प्रकार से जो है छाबरा की बात करें तो छाबरा जो है राजस्थान के पास में मोतीपुरा में जो है ये मौजूद है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो भारत देश के भीतर जो है बहुत सारे ऐसे थर्मल पावर प्लांट है जो ऑलरेडी जो है एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी राज्य के पहले थर्मल पावर प्लांट के लिए जो है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लगातार मांगे की जा रही हैं। अगली न्यूज़ की ओर अगर हम लोग बात करें तो 16वें वित्त आयोग के समक्ष उत्तराखंड की ओर से जो है ग्रीन बोनस की जो है मांग की गई है। इसमें 2-3 चीज़ें समझना है। पहले तो बात कर लेते हैं कि ये ग्रीन बोनस होता क्या है। देखो, ग्रीन बोनस जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है कि मान लीजिए किसी राज्य के द्वारा या किसी जो है अथॉरिटी के द्वारा ग्रीन फील्ड में यानी कि एनवायरनमेंट के फील्ड में जो है अगर संरक्षण का, संवर्धन का जो है कार्य किया जा रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कार्य किया जा रहा है, तो वह जो है ऐसा केंद्र सरकार से अनुरोध करता है कि ऐसे संरक्षण को भविष्य में बनाने के लिए आप जो है क्या करें, राज्य सरकार की मदद करें और राज्य सरकार को जो है फंडिंग करवाएं, राज्य सरकार को जो है कुछ यहाँ पर बोनस दें। और ऐसी बोनस जो है वो राज्य सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग जो है 16वें वित्त आयोग से जो है लगातार की जा रही है। इससे पहले भी यदि हम लोग बात करें तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा 15वें वित्त आयोग से भी जो है ग्रीन बोनस लिया गया था और उस ग्रीन बोनस को उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में या पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो है इस्तेमाल किया गया था। इसलिए जो है वंस अगेन यहाँ पर मांग की जा रही है ग्रीन बोनस की। ग्रीन बोनस एक शब्द है जिसका उपयोग किसी भी राज्य के द्वारा प्रदान की गई जो पर्यावरणीय सेवाएं हैं, जैसे मैंने कहा कि इन्वायरमेंट के क्षेत्र में अगर इन्होंने अच्छा काम किया है तो इसके प्रतिपूरक जो है रिटर्न के रूप में जो है इसको संदर्भित करता है। अर्थात ग्रीन बोनस आमतौर पर उन राज्यों को या उन प्रदेशों, उन क्षेत्रों को मिलता है, वित्तीय सहायता के रूप में या अनुदान के रूप में दिया जाता है जो कि कुछ पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करते हैं। इनके पास कुछ ना कुछ जो है वहां पर क्या होंगे, क्राइटेरियाज होंगे जिसको इन्होंने फुलफिल किया है। इन मानदंडों में बात करें तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, ग्रीन हाउस जो एमिशन है गैसेस का उसको कम करना, रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि पर्यावरणीय जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं इनको राज्य
राज्य के भीतर लागू करना, जल संसाधनों का संरक्षण करना, जंगलों और वन्यजीव जो है आवासों की सुरक्षा करना, और इसके अलावा टिकाऊ कृषि प्रथाओं को भी जो है बढ़ावा देने के लिए जो है इसमें शामिल किया जाता है ग्रीन बोनस को। वहीं अगर हम लोग बात करें कि भारत के संविधान के भीतर वित्त आयोग की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो जो देश का वित्त आयोग है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के भीतर जो है लिखा गया है। आप जानते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में जो है देश के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के वित्त आयोग की जो है स्थापना की जाती है, और वित्त आयोग भारत का एक संवैधानिक क्या है, निकाय है। संवैधानिक निकाय अर्थात कि जिसको भारत के संविधान के भीतर किसी अनुच्छेद में लिखा है, जैसा हमने बात किया कि ये संविधान के अनुच्छेद 280 के भीतर जो है संवैधानिक निकाय के रूप में शामिल है। वित्त आयोग के मुख्य कार्य की बात करें तो इसका मुख्य कार्य जो है वो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संसाधनों के वितरण को, या जो कर हैं, जो टैक्सेशन है, इसके वितरण की जो है सिफारिश करना देश के राष्ट्रपति के साथ में। वहीं अगर हम लोग बात करें कि जो 15वां वित्त आयोग था, इसका गठन 27 नवंबर वर्ष 2017 को हुआ था, और इसका जो कार्यकाल था वो वर्ष 2025-26 में जो है पूर्ण हो जाएगा। और वर्ष 2025-26 के बाद जो 15वां वित्त आयोग के जिसके अध्यक्ष NK सिंह जी थे, तो उसके जो है रिप्लेस कर देगा 16वां वित्त आयोग। अभी वर्तमान में 15वां ही वित्त आयोग कार्य कर रहा है 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर तक। और उसके बाद जो है जो कि 16वां वित्त आयोग है, जिसकी स्थापना दिसंबर 2023 में हुई थी, और डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी इसके जो है अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। ऋत्विक रंजनम पांडे जो कि वर्तमान में वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, वो जो है 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में जो है चुने गए हैं। वहीं 16वां जो वित्त आयोग है वो 1 अप्रैल 2026 से जो है अपने कार्यकाल की शुरुआत कर देगा आने वाले अगले 5 वर्षों के लिए, और इसीलिए इनसे कहा गया है कि आपने जो है 31 अक्टूबर वर्ष 2025 तक जो है अपनी रिपोर्ट बनाकर जो है केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को जो है सौंपनी है। तो ये हम लोगों ने जो है क्विक रिवीजन के रूप में जो है भारत के वित्त आयोग की बात की। राज्यों का वित्त आयोग इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि पंचायतों को और म्यूनिसिपैलिटीज को जो है वो देश के वित्त आयोग से जो है अलग रखा गया है। अब जैसा पिछले कई दिनों से मैं लगातार इस टॉपिक पर चर्चा कर रहा हूं, जिसके भीतर जो मॉर्गन स्टैनली है, इसने भारत की जीडीपी का जो अनुमान दर है, इसमें बताया है कि भारत की जो विकास दर होने वाली है, जीडीपी की जो वृद्धि होने वाली है, वो लगभग 6.8% होने वाली है। जबकि इससे पहले जो मॉर्गन स्टैनली ने अपना आंकड़ा दिया था, तो उसमें जो है भारत की वृद्धि दर मात्र जो है 6.5% बताई थी, और अभी इसको रिवाइव करते हुए जो है फिर से अब इन्होंने आंकड़ा दिया कि 6.8% जो है भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है। इससे पहले S&P यानी कि स्टैंडर्ड एंड पुअर जो अथॉरिटी है, उसके द्वारा भी क्या दिया गया है, 6.8% के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का जो है आंकड़ा दिया गया है, जो मैंने कल की न्यूज़ में उस पूरे टॉपिक को जो है कवर किया था। यदि यहाँ पर बात की जाए तो एक दिन पहले यानी कि जो है कल हम लोग बात करें अगर 27 मार्च की, तो यहाँ पर जो है S&P के द्वारा सेम रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई थी, और इसी को आधार मानते हुए अब जो है मॉर्गन स्टैनली का मानना भी जो है यही है। साथ में अगर बात करें तो मॉर्गन स्टैनली ने जो है निवेश दर वर्ष 2026 से 27 के बीच में जो है जीडीपी का जो हमारा कुल जीडीपी है, उसका जो इन्वेस्टमेंट रेट है, जो निवेश की दर है, वो लगभग 36.2% जो है पहुंचने की यहाँ पर उम्मीद जताई है। मॉर्गन स्टैनली ने माना है कि निवेश दर वर्ष 2022-23 में जीडीपी का 32.2% से बढ़कर अब 2026 से 2027 के बीच जो है ये 36.2% तक जो है पहुंचने की उम्मीद है। बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो महामारी के बाद यानी कि कोरोना के बाद अगर हम लोग बात करें तो जो भारत सरकार है, इसके पूंजीगत व्यय में जो है वो लगातार सुधार होने की जो है यहाँ पर आशंका जताई जा रही है, और पूंजीगत व्यय पर जोर देने के कारण जो है अब लगातार भारत क्या करेगा, पूंजीगत व्यय को और अधिक जो है बढ़ाएगा। साथ में हम लोग बात करें तो इससे पहले का जो अंतरिम बजट भारत सरकार के द्वारा लाया गया था 2024-25 के लिए, तो उसमें भी पूंजीगत व्यय जो है, इस पूंजीगत व्यय को जो है 11.1% से बढ़ाकर अब 11.11 लाख करोड़ रुपए जो है इतना क्या कर दिया गया है, यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है। और साथ में अगर हम लोग बात करें तो वित्त वर्ष 2024 की जो जीडीपी की वृद्धि दर है वो 7.9% रहने वाली है, ऐसा मॉर्गन एंड स्टैनली जो है इसका मानना है। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग खपत की बात करें तो खपत में जो है जीडीपी का 60.30% और यह जो है टोटल घरेलू जो हमारी मांग है, इस मांग की जो है मुख्य आधारशिला को जो है बनाने का कार्य करेगा। साथ में बात करें तो अगर हम लोग देखें जो लास्ट क्वार्टर था हमारे पास में, पिछली जो कह लीजिए कि जो समय था 4 महीनों का, पिछले 4 तिमाहियों का जो समय था, उसमें भी जो है खपत सुधार जो है उसमें लगातार जो है भारत सरकार के द्वारा इंक्रीज किया गया है। तो ये हम लोग जो है जानकारी रख सकते हैं स्टैनली मॉर्गन की जो है नई रिपोर्ट के अनुसार। अब यदि बात करें हम लोग थोड़ा इसके ट्रेडिशनल पार्ट पे, तो जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत में एक शब्द यूज होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये डिस्कशन किया था कि जीडीपी में हमेशा आप लोग डी शब्द को जो है ध्यान में रखना। डी मतलब होता है दैट इज द डोमेस्टिक,
डी स्टैंड फॉर द डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान, एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान भारत देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी वस्तुएं और उत्पादित सभी सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के मान को ही हम लोग जो है जीडीपी के मान से जानते हैं। यानी कि एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि मार्च 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में भारत देश के भीतर जितने भी वस्तुओं का, जितने भी सेवाओं का उत्पादन हुआ, वो सब भारत की जो है जीडीपी में गणना उसकी होती है। इसको हम लोग जो है जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जिसको कैपेक्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो टर्म्स आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा क्या होता है, लॉन्ग टर्म्स के लिए किया गया एक्सपेंडिचर होता है सरकार के द्वारा, और ये ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसमें हम लोग जो है कुछ नए संरचनात्मक कार्यों को, नए जो है कंस्ट्रक्शनल कार्यों को या नए जो है इंप्रूवमेंट के कार्यों को जो है क्या करते हैं, बनाते हैं या फिजिकल एसेट्स के रूप में जो उसको तैयार करते हैं। जैसा हम लोगों ने कहा कि अगर देश के भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाता है, अगर जो है भारत सरकार के द्वारा जो है ऑल वेदर रोड के तहत जो है सड़कों का निर्माण किया जाता है, तो वो उनका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, यानी कि लंबी अवधि के लिए खर्च करना, और जिससे जो है भविष्य में वहां से जो है इनकम जनरेट होगी। तो ये लॉन्ग टर्म्स के प्लान्स के भीतर इंप्रूवमेंट होगा, जहां पर कंस्ट्रक्शनल वर्क होगा भारत सरकार का, तो उसको हम लोग नाम देते हैं कि ये क्या है, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऑन द अदर साइड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो सरकार का डे टू डे एक्सपेंडिचर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसी टॉपिक को जोड़ें इन्फ्लेशन से या मुद्रास्फीति से, तो आप सब जानते हैं कि मुद्रास्फीति को सामान्य अर्थों में समझा जाता है मार्केट में प्राइस का हाइक होना, यानी कि बाजार में जो है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होना, वो सामान्य रूप से जो है मुद्रास्फीति के नाम से जानी जाती है। अगर इस पेन की कीमत अभी वर्तमान में 100 रुपये है और अगर 4 महीने बाद इस पेन की कीमत जो है 100 के बजाय बढ़कर 200 हो जाए और मेरी जेब में 100 रुपया है, तो मेरे मनी के पास में या जो मेरे पास में पैसा उसमें इतना वैल्यू नहीं है कि वो जो है इस पेन को खरीद सकेगा। तो सामान्य रूप से मुद्रास्फीति मतलब कि बाजार में जब कभी क्या हो जाए, मुद्रा के मान में जो है गिरावट आ जाए, मतलब मुद्रा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गया, और जो उस समय वस्तु है, जो सेवा है, उसके जो है मान को जो है वृद्धि मिली है, उसका मान जो है बढ़ गया है, तो ऐसे को हम लोग जो है नाम दे देंगे कि वो क्या है, एक मुद्रास्फीति की कंडीशन है। अभी हम लोग जो है इसको क्विक रिविजन्स के रूप में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी और अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो शेयर बाजार जो है उसमें T+0 जो सेटलमेंट सुविधा है इसको शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं T+0 का मतलब क्या है। अच्छा, इससे पहले रुकिए जरा, हम लोग पहले बात कर देते हैं T+1 सुविधा क्या है। आपको बता दूं कि वर्ष 2023 में शेयर मार्केट के भीतर एक व्यवस्था आई थी जिसमें नाम था T+1। T+1 का सिंपल सा मतलब है, T स्टैंड फॉर द टाइम, यानी कि अवधि के लिए बता रहा है, और 1 यानी कि विदिन 1 आवर, यानी कि कोई भी जो शिकायत होती है ग्राहकों की या कोई भी जो सुविधा होती है ग्राहकों की, उसको शेयर बाजार के भीतर 1 घंटे के भीतर क्या किया जाएगा, निपटान किया जाएगा। इसके लिए T+1 जो व्यवस्था थी वो जनवरी 2023 में जो है लाई गई थी T+1 व्यवस्था, यानी कि ये एक निपटान की जो है क्या है, एक चक्रण है, एक सर्कल है, जिसका अर्थ है कि व्यापार संबंधी निपटान वास्तविक लेन देन के जो है मात्र 1 दिन के भीतर, यानी कि 24 घंटों के भीतर जो है सॉल्व कर लिया जाएगा, और ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बना था आफ्टर चाइना। अब इस T+1 व्यवस्था को भी रिप्लेस करने के बाद अब क्या कर दिया गया है, स्टार्ट कर दिया गया है T+0 ट्रेड सेटलमेंट सिस्टम, यानी कि जिस दिन जो है व्यापार से संबंधित कोई विवाद है, उसी दिन जो है उस व्यापार का क्या हो जाएगा, निपटान हो जाएगा। तो इसके लिए जो है T+0 जो व्यवस्था है इसको जो है लाया गया है भारत के भीतर शेयर बाजार में। आप सभी इस बात से जो है परिचित होंगे कि शेयर बाजार में जो T+0 की व्यवस्था की गई है, इससे हुआ क्या कि भारत में जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट में जो है लोगों का ट्रस्ट और ज़्यादा बना रहेगा, और भारत जो है आर्थिक विकास की ओर जो है लगातार अग्रसर रहेगा। इसलिए चर्चा में अभी जो है वो है T+0 व्यवस्था, और साथ में हम लोगों ने इसमें बात की है कि T+1 व्यवस्था क्या है। तो T+0 सेटलमेंट है, इसकी शुरुआत सेबी के द्वारा जो है 12 मार्च को की गई थी, और इसकी जो है लागू की तिथि जो है ये आज, यानी कि 28 मार्च जो है यहाँ से लागू हो जाएगा। अगर आप किसी भी शेयर को खरीदना चाहते हैं या बिक्री करना चाहते हैं, तो उसी दिन आपके जो है डीमेट अकाउंट में पैसा आ जाएगा, और उसके लिए आपको जो है अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगर किसी भी प्रकार की शिकायतें होंगी तो उसका जो है रेजोल्यूशन, उसका निपटान भी उसी दिन, यानी कि सेम डे में करवाया जाएगा। इसके लिए जो है यहाँ पर लाया गया था T+0 सेटलमेंट सिस्टम। अब हम लोग क्विकली बात कर लेते हैं कुछ अन्य न्यूज़ पर, जैसे मौद्रिक समिति की बैठक जो है वो 3 अप्रैल से भारत देश में जो है शुरू होने वाली है। और यदि हम लोग सर्वप्रथम बात करें कि ये जो मौद्रिक नीति समिति है ये किसके द्वारा जो है स्थापित की जाती है, तो RBI के द्वारा। आप याद कीजिए, भारतीय
रिजर्व बैंक ने वर्ष 2016 में जो है मॉनेटरी जो पॉलिसी कमेटी है इसकी जो है शुरुआत की थी। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो मुख्य कार्य है वो कार्य है देश के भीतर मुख्य रूप से जो रेपो दर है इस रेपो दर का निर्धारण करना, या जो मार्केट में लिक्विडिटी का जो कंसेप्ट है उस लिक्विडिटी को जो है मार्केट में स्थायी बनाए रखना, उसके लिए जो है एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट आरबीआई के द्वारा किया गया था। इसका गठन 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45(b) के तहत जो है किया गया था। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 6 सदस्यीय कमेटी होती है, जिसमें जो 3 सदस्य होते हैं वो सरकार के द्वारा और जो 3 सदस्य होते हैं वो आरबीआई के द्वारा जो है यहाँ पर भेजे जाते हैं। इसका उद्देश्य जो है 45(b) में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति जो है मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दरों का, यानी कि जो यहाँ पर पॉलिसी रेट्स हैं उन रेट्स को क्या है निर्धारित करेगी। और इसका निर्णय जो है बैंकों के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा, यानी कि बाउंड होगा। इसकी संरचना की बात करें, जैसा मैंने कहा इसमें 6 सदस्य होंगे, जिसमें आरबीआई के गवर्नर जो है इसके जो है पदेन अध्यक्ष होंगे। मौद्रिक नीति का प्रभारी जो है डिप्टी गवर्नर इसमें शामिल होगा और केंद्रीय बोर्ड के द्वारा नामित बैंक का जो है एक अधिकारी भी इसमें शामिल होगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो है 3 अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी और जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी उसमें अर्थशास्त्र, बैंकिंग या वित्त या फिर जो है मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान रखने वाले या अनुभव रखने वाले किसी जो है व्यक्ति को, निष्पक्ष व्यक्ति को जो है यहाँ पर चुन लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था जो है मार्केट पॉलिसी कमेटी के भीतर की गई है। अगली एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में तेजी से जो है क्या हो रहा है कि जो टेक्सास का प्लांट वृक्ष है, टेक्सास के वृक्ष के जो है सूखने की यहाँ पर क्या आ रही है, शिकायतें लगातार आ रही हैं, जो कि न सिर्फ जो है उत्तराखंड के लिए बल्कि सभी हिमालयी राज्यों के लिए जो है एक सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। आपको मैं बता दूं कि जो टेक्सास का ट्री है ये कैंसर रोधी दवा बनाने में जो है प्रयोग आता है। आप जानते हैं कि इसकी जो बार्क है, इसकी जो छाल है और इसकी जो पत्तियां हैं, जिसमें जो है पैक्लीटेक्सेल नाम की क्या होती है, यहाँ पर एक कह लीजिए कि वहाँ पर तत्व होता है और जो पैक्लीटेक्सेल तत्व है ये क्या करता है, कैंसर रोधी दवा टेक्सोल को बनाने के लिए जो है प्रमुखता से प्रयोग में आता है। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो कैंसर में जो है स्तन कैंसर को, फेफड़ों के कैंसर के इलाज में ये काम करते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हार्ट से संबंधित डिजीज है, हृदय से संबंधित जो बीमारियां हैं उसको रोकने के लिए भी और साथ में सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों को रोकने के लिए भी जो है यहाँ पर टेक्सास वृक्ष जो है इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। अब हम लोग बात करें कि टेक्सास वृक्ष जो लगातार नुकसान की तरफ या सूखने की तरफ जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है दैट इज क्लाइमेटिक चेंज। जलवायु परिवर्तन इसका सबसे अहम जो है योगदान देता है इसके डिक्लाइन में, इसके जो है पतन में। और दूसरी ओर बात करें तो बाजार में जो लगातार इस वृक्ष की जो है मांग बढ़ती चली जा रही है, जिसके भीतर जो है इसका अवैध रूप से जो है कटाई जो की जा रही है, तो ये भी जो है इसका एक कारण जो है बन सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बात करें तो जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है, तो इनका मानना यह है कि ये जो पेड़ है इसको जो है संकटग्रस्त पेड़ की जो है श्रेणी में रखा जाए, रेड जो है लिस्ट में इसको डाल दिया जाए। और संरक्षण के लिए जो है लगभग एशिया में ये 1800 से 3500 मीटर के बीच में जो है पाया जाने वाला एक पौधा है, जो कि पूरे विश्व भर की बात करें तो इसकी जो है मात्र क्या है 14 प्रजातियां हैं, जिसमें मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इंडोनेशिया, थाईलैंड से लेकर जो हिमालयी बेल्ट है इस हिमालयी बेल्ट तक फैला है। जैसा मैंने बताया कि एशिया में लगभग 1800 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये पेड़ उगता है। और भारत में इसकी 2 प्रमुख प्रजातियां हैं, जो कि एक प्रजाति इसकी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, तथा दूसरी प्रजाति जो है इसकी पूर्वी हिमालयी जो बेल्ट है वहां पर जो है मिलती है। और इसका जो मेन कारण मैंने बताया है वो बताया है कि जलवायु परिवर्तन और इसका जो अंधाधुंध कटाई है, इसका जो दोहन हो रहा है, ये क्या कर रहा है, इस पर असर डाल रहा है। लगातार जो है इसके सूखने की यहाँ पर जो है शिकायत मिल रही है। अगर टेक्सास प्लांट के बॉटेनिकल नेम की तरफ चलें तो इसका जो बॉटेनिकल नेम है दैट इज टेक्सास वालीचियान। टेक्सास वालीचियान वृक्ष की जो है यह टेक्सास वृक्ष की एक प्रजाति है जो कि हिमालय की मूल निवासी मानी जाती है। और टेक्सास जो है वालीचियाना जो है इसके नाम से जो है प्रसिद्ध है। टेक्सास वालीचियाना जो है उसको जक या हिमालयन यू या टेक्सासी परिवार से संबंधित माना गया है, जो भारत में एक सदाबहार वृक्ष के रूप में, एवरग्रीन ट्री के रूप में जो है इसको माना गया है। और ये जो है समशीतोष्ण हिमालय में 1800 से जो है लगभग 3300 मीटर या 3500 मीटर तक की ऊंचाई पर मिलने वाला है। और मेघालय और मणिपुर की बात करें तो यहाँ की पहाड़ियों पर लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो है यह प्रजाति का पौधा मिल जाता है।
ये प्रजाति जैसे मैंने बताया कि IUCN की जो है लिस्ट में जो है शामिल है, रेड डेटा बुक में, और इसको लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में जो है सूचीबद्ध किया गया है। ये एक सदाबहार शंकुधारी वृक्ष है, यानी कि जो है सदाबहार यानी कि एवरग्रीन क्या है, शंकुधारी यानी कि जो कॉनिफोरस जो ट्री होते हैं उनके रूप में इसको शामिल किया गया है। और इसके अलग अलग प्रकार जो है इसके आवासों के रूप में जो है जाने जाते हैं, और ये समशीतोष्ण, गर्म शीतोष्ण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, उप पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर उच्च पर्वतीय वनों में जो है पाया जाता है। और पर्णपाती और सदाबहार या मिश्रित प्रकार के जो वन है इसमें जो है इसकी प्रजातियां मिलती हैं। अब हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं कुछ अंतिम प्रमुख न्यूज़ पर, जैसे जो है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जो है इसमें आर्थिकी को लगातार जो है रफ्तार मिली है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में तेजी के हिसाब से उत्तर प्रदेश और जो महाराष्ट्र है इसमें जो है GDP की दर में लगातार वृद्धि हुई है। और मौजूदा समय में जो औसत वास्तविक जो GDP वृद्धि है वो 8.1% तक जो है पहुंच गई है। विकास दर में यदि बात करें तो तेजी लाने में जो है यहाँ पर सबसे प्रमुख जो योगदान रहा है उसमें 5.7% की GDP में ग्रोथ हुई। और इन GDP ग्रोथ में GDP में कुल मिलाकर 235 जो आधार अंक हैं इनकी वृद्धि हुई है, जिसमें से अकेले बात करें तो महाराष्ट्र में 56 अंकों की वृद्धि और उत्तर प्रदेश में जो है 40 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। और कुल मिलाकर 235 अंकों की वृद्धि के साथ महामारी से पहले जहां 5.7% की GDP ग्रोथ थी, वही जो है महामारी के बाद 8.1% की जो है वृद्धि यहां पर हो चुकी है। अगर यहां पर देखा जाए तो शेष जो 90 अंक लाए गए हैं, क्योंकि बाकी अंक तो यहां जोड़ दीजिए, बाकी जो अंक लाए गए हैं वो अन्य राज्यों के द्वारा लाए गए हैं। और राज्यों के भीतर अगर हम लोग सकल घरेलू उत्पाद पर नजर डालें तो गुजरात ने जो है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, गुजरात ने जो है इस दौरान अपनी आर्थिक उत्पादन को जो है उल्लेखनीय रूप से जो है लगभग दोगुना कर दिया है। वहीं कर्नाटक, असम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना, सिक्किम और मध्य प्रदेश जैसे राज्य जो है इन्होंने जो है यहाँ पर क्या किया है, महत्वपूर्ण प्रगति को जो है दर्ज किया है, मतलब इसमें भी जो है इंक्रीज हुआ है। लेकिन रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो जो है कहां पर है, दैट इज इन गुजरात। और गुजरात में प्रति व्यक्ति आय लगभग 1.9 गुना की जो है वृद्धि यहां पर हुई है। वहीं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम जो है इसमें प्रति व्यक्ति आय में जो है उल्लेखनीय इन्होंने वृद्धि की है। लेकिन गुजरात, कर्नाटक और तेलंगाना जो है इन्होंने जो है प्रति व्यक्ति आय के मामले में अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन यहां पर किया है। वहीं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो किसी तरह की जो है बढ़ोतरी नहीं कर पाई, मतलब रिमेन रहा है जैसे यहां पर पहले आंकड़ा था। वहीं झारखंड, राजस्थान, बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली और गोवा जैसे अन्य ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय में जो है लगातार गिरावटें भी दर्ज की गई हैं। तो इसलिए जो है ये वाली न्यूज़ यहां पर चर्चा का विषय रहती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो है GDP के रिकॉर्ड्स के अनुसार अलग अलग जो है आंकड़े यहां पर देखे गए। अब हम लोग यदि बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो है चीफ हैं, इसके रूप में जो है पवन दाऊलुरी जी को जो है चुना गया है। इससे पहले बात करें तो जो पवन दाऊलुरी हैं ये IIT मद्रास से ग्रेजुएट हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मैरीलैंड विश्वविद्यालय से इन्होंने मास्टर ऑफ साइंस की जो है डिग्री यहाँ पर प्राप्त की है। 2001 में माइक्रोसॉफ्ट में जो है इन्होंने रिलायबिलिटी कंपोनेंट मैनेजर के रूप में काम किया था। और 2021 में जो इनको विंडो और सिलिकॉन एंड सिस्टम जो इंटीग्रेशन कंपनी है उसके लिए कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। वहीं बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में लगभग जो है ये पिछले 23 सालों से कार्य कर रहे हैं और अब जाकर जो है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इनको जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के चीफ के रूप में जो है मौका मिला है। इनको हम लोग जानते हैं कि ये जो है नए प्रमुख के रूप में जो चुने गए हैं, इन्होंने पेनोस पनॉय जो है पेनोस पनॉय को क्या किया है, इसमें रिप्लेस किया है। तो इस न्यूज़ को भी यहाँ पर जान सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि पूरे विश्व भर में अन्य जो है भारतीय मूल के लोगों के द्वारा परचम लहराया जा रहा है, जिसमें जैसे अगर हम लोग सुंदर पिचाई जी की बात करें तो ये अभी जो है गूगल और अल्फाबेट जो है इसके क्या है CEO हैं। सत्या नडेला जो है सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, ठीक है। देविका बुलचंदानी जो है वो ब्रिटिश विज्ञापन कंपनी की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला भी रह चुकी हैं, जो कि ओगलवी जो ग्लोबल है उसकी जो है CEO के रूप में जो है कार्यरत है। अंजलि सूद की बात करें तो यहाँ पर जो है फॉक्स कॉर्पोरेशन के स्वामित्व वाली जो स्ट्रीमिंग सेवा जो है टूबी है, इन टूबी की जो है CEO के रूप में भी जो है यहाँ पर शामिल है। और अब हम लोग बात करें यदि आज के कुछ एक अंतिम प्रमुख न्यूज़ पर, तो इसमें जो है आप लोगों को जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि सनराइजर हैदराबाद जो है इन्होंने IPL के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर जो है यहाँ पर दर्ज किया है। इससे पहले देखो 263 के साथ में RCB का जो है पुणे वॉरियर्स के खिलाफ जो है 2013 में रिकॉर्ड था 263 का, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 277 जो है सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ जो है वर्ष 2024 में बनाए हैं। इसलिए आपको जो है यह न्यूज़ भी याद रखनी है।
तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा इस न्यूज़ को लेकर जल्दी भी थी क्योंकि क्लास का समय हो गया, बाहर स्टूडेंट का शोर आप लोग सुन सकते हैं लगातार, ठीक है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा क्लास को जल्दी जो है इसको करना पड़ा। एंड आई स्टिल होप कि आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आपको वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।